नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ग्रामोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज विद्यार्थियों हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में हम स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय, फिर उसके बाद में उनकी साहित्यिक रचनाओं का भी अध्ययन करेंगे और कुछ उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हम आगे विस्तार पूर्वक स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी को आध्यात्मिक नेपोलियन के नाम से भी पुकारा जाता है और भारत के युवा आदर्श और अध्यात्म के प्रेरक वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को जीवन परिचय। जन्म 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त एवं माता का नाम माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन का नाम इनका नरेंद्र था। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था और बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और शांत स्वभाव के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहा इनका। इनके दादाजी भी 25 वर्ष की अल्पायु में ही सन्यासी बन गए थे और नरेंद्र नाथ दत्त से इनका नाम स्वामी विवेकानंद जब पड़ा, जब ये
खेतड़ी महाराजा के संपर्क में आए और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु जब वो मुंबई से शिकागो जा रहे थे तो उस समय राजा अजीत सिंह खेतड़ी नरेश द्वारा इनको सम्मानपूर्वक स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर उनकी माता के सद्गुणों का प्रभाव रहा और साथ ही सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा इनके ऊपर वो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का पड़ा। गुरु रामकृष्ण परमहंस से स्वामी जी काफी प्रभावित हुए। वर्ष 1881 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट होती है और उनके विचारों और उनके सानिध्य को पा करके स्वामी जी ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। स्वामी जी द्वारा शुरुआत में तो उनके गुरु के मानसिक विचारों से भी उनकी भिन्नता रही। काफी मानसिक प्रतिरोध के बाद उन्होंने अंततः रामकृष्ण परमहंस के शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया और अपनी सहमति दे दी। गुरु के साथ रहते हुए उन्होंने जीवन के संस्मरणों से और उनके व्यवहार से सीखने को बहुत कुछ मिला स्वामी जी को। वर्ष 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है। गुरुदेव की मृत्यु के बाद स्वामी जी विचलित हो गए और उनकी जो ज्ञान पिपासा थी वो अभी शांत नहीं हुई थी। स्वामी जी ने 24 वर्ष की आयु के पश्चात एक सन्यासी के रूप में गुरुदेव के विचारों का प्रसार करने हेतु उन्होंने प्रण लिया कि आजीवन में सन्यासी रहते हुए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों का पूरे विश्व भर में संदेश का प्रसार करेंगे। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम भारत में विभिन्न राज्यों प्रांतों में 5 वर्ष तक वो भ्रमण पर रहे। इस बीच उन्होंने भारतवर्ष में जो जन सामान्य की तकलीफें थी, जन सामान्य द्वारा जो कठिनाइयां देखी जा रही थी, उनको उन्होंने साक्षात अनुभव किया और केवल भिक्षा पर ही अपना जीवन चलाते हुए उन्होंने भारत की विविधता में एकता और शक्ति का भी उन्होंने साक्षात अनुभव और दर्शन किया। इससे स्वामी जी प्रभावित हुए और तत्कालीन भारतीय सामाजिक कुरीतियों और पतन के कारण को उन्होंने बारीकी से समझा और फिर उन्होंने इसके समाधान हेतु युवा शक्ति को प्रेरित करने का इन्होंने प्रण लिया। इसी के अंतर्गत फिर उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो।
सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में वर्ष 1893 में जब आयोजित किया जा रहा था, उससे पूर्व सूचना मिली तो स्वामी जी ने भी उसमें प्रतिभाग हेतु अपनी उत्कंठता जाहिर की। इस पर खेतरी महाराजा अजीत सिंह जी ने इस यात्रा का प्रबंध किया और स्वामी जी एक जहाज के द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो पहुंचने पर उनके सामने एक चुनौती थी कि वो किस प्रकार अपना परिचय प्रस्तुत करें, संबोधन हेतु उनका वक्ताओं में नाम कैसे हो। इस पर उनकी भेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट जॉन हेनरी राइट से मुलाकात होती है और उनसे चर्चा होने के बाद स्वामी जी अपना परिचय देते हैं। इससे प्रभावित होकर जॉन हेनरी राइट ने शिकागो धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा विद्वान है जो आपके इन सभी वक्ताओं से भी अधिक और एकत्रित ज्ञान का अनुभव रखने वाला वक्ता है। उनके द्वारा परिचय पत्र सभापति के नाम देने के उपरांत स्वामी जी का नाम संबोधन हेतु वक्ताओं की सूची में स्थान मिला। इसके पश्चात स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित किया और उनका प्रथम वाक्य ही मेरे भाइयों और बहनों, अमेरिकी निवासी मेरे भाइयों और बहनों का जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, वहाँ पर सभी दर्शकों और श्रोताओं ने करतल ध्वनि के साथ 2 मिनट तक उनके उस अभिवादन को स्वीकार किया और आध्यात्मिक अध्यात्म, दर्शन और धर्म के बारे में उन्होंने अपना जो वक्तव्य रखा, उससे प्रभावित होकर अगले ही दिन अमेरिका के सभी समाचार पत्रों के शीर्षक स्वामी विवेकानंद जी की प्रशंसा कर रहे थे और उनके व्याख्यान का बखान कर रहे थे। वर्ष 1895 में स्वामी जी अमेरिका यात्रा पूर्ण करके 16 दिसंबर 1895 को भारत आते हैं। स्वदेश वापसी। स्वामी जी को इस व्याख्यान के बाद कई और जगह भी अवसर मिला और उसके बाद अंततः स्वामी जी 16 दिसंबर 1895 को भारत पहुंचते हैं और फिर वापस से भारत आकर अपने गुरु के संदेश के प्रसार हेतु 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन के नाम से बेलूर में स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन एक गैर लाभकारी संगठन है और इस संगठन की भारत और भारत के बाहर भी अनेक शाखाएं खोली गई और स्वामी जी ने इसके माध्यम से
चिकित्सालयों, अनाथालयों, पुस्तकालयों और वृद्धाश्रमों की स्थापना की और इसके द्वारा राष्ट्र प्रेम, देश सेवा और राष्ट्र निर्माण हेतु आज भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तत्पश्चात पुनः वर्ष 1898 में स्वामी जी पश्चिम की दूसरी यात्रा पर निकलते हैं। पश्चिम की दूसरी यात्रा में स्वामी जी पुनः एक वक्ता के रूप में और एक दार्शनिक संत के रूप में जाते हैं और वहां पर वर्ष 1898 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम की स्थापना करते हैं और तत्पश्चात पेरिस के अंदर धार्मिक इतिहास परिषद के व्याख्यान में भी भाग लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है। शांति आश्रम वेदांत सोसाइटी इन दो संगठनों की स्थापना की जाती है और इसके पश्चात धार्मिक इतिहास परिषद इतिहास परिषद धार्मिक इतिहास परिषद पेरिस के अंतर्गत एक व्याख्यानकर्ता के रूप में भी भाग लेते हैं। विदेश में दूसरी यात्रा उनकी सफलदायक यात्रा रही। इसके उपरांत स्वामी जी लगातार यात्राओं का दौर और इस कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाता है और अंततः स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को देह त्याग देते हैं। एक महान संत, महान दार्शनिक, युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत, भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान रखने वाला महान वक्ता मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। फिर भी इन इनका जो आयु काल रहा 39 वर्षों का, उनचालीस वर्ष के अपने इस जीवन काल में स्वामी जी ने भारतीय युवाओं को प्रेरित करने और भारतीय धर्म और भारतीय अध्यात्म की ध्वज पताका विदेशों तक पहुंचाने में बहुत योगदान दिया और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को एक नई दिशा दी। स्वामी जी के अध्ययन से
हमें ज्ञात होता है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के 11 खंड उनको कंठस्थ याद थे। उस समय के महान विचारक जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कांट और उनसे पूर्व हीगल आदि का उन्होंने अध्ययन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर से उनका पत्र व्यवहार होता था और हर्बर्ट स्पेंसर उनके पत्र व्यवहार द्वारा जो उनकी कुछ मान्यताओं का स्वामी जी द्वारा खंडन और आलोचना भी की गई, उससे हर्बर्ट स्पेंसर भी प्रभावित हुए। इस प्रकार स्वामी जी एक महान और उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। अब हम आगे इसमें स्वामी जी के परिचय के पश्चात अगला जो बिंदु है हमारा, स्वामी जी की रचनाएं और उनके चिंतन के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद रचनाएं एवं स्रोत। स्वामी विवेकानंद को मुख्य तौर पर भारतीय आध्यात्मिक दार्शनिक और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अधिक माना जाता है और उनकी जो रचनाएं और स्रोत हैं उनसे अभिव्यक्त होता है कि स्वामी जी एक उच्च कोटि के राजनीतिक दार्शनिक भी थे। स्वामी जी के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वामी जी के अध्ययन का जो स्रोत है, जहाँ से हमें स्वामी जी के बारे में जानकारी मिलती है, वो है स्वामी जी की यात्राएं एवं संस्मरण। स्वामी जी की यात्राओं संस्मरण से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है वेद एवं वेदांत दर्शन पर वेद एवं वेदांत दर्शन पर उनके व्याख्यान। तीसरा है रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस के साथ व्यवहार। इन तीन का स्वामी जी के जीवन पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी की यात्राएं और संस्मरण और फिर वेद वेदांत एवं दर्शन पर व्याख्यान और रामकृष्ण परमहंस के साथ व्यवहार से स्वामी जी ज्ञान का स्रोत है, प्रभाव में रहा। और स्वामी जी के इन उच्च कोटि के दार्शनिक अनुभवों को हमें देखने को मिलता है उनकी रचनाओं के अंतर्गत। अब स्वामी जी की हम रचनाओं की जानकारी जैसे आगे चर्चा करते हैं।
स्वामी जी की प्रमुख रचनाएं। स्वामी विवेकानंद रचनाएं। स्वामी जी का जो आध्यात्मिक दर्शन है वो हमें देखने को मिलता है, पहला पातंजलि के भाष्य सूत्रों के माध्यम से। पातंजलि के भाष्य सूत्रों पर टीका। पातंजलि के भाष्य सूत्रों के ऊपर उनकी जो टीका है उसमें देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है वेदांत दर्शन पर व्याख्यान के रूप में। वेदांत दर्शन के जो उन्होंने व्याख्यान दिए हैं विभिन्न प्रकार के अवसरों पर, उनमें देखने को मिलता है। तीसरा मिलता है हमें कर्मयोग, राजयोग, स्वामी जी की 3 पुस्तकें, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, इन पुस्तकों के अंतर्गत स्वामी जी के दार्शनिक विचारों को हमें देखने का, अध्ययन करने का अनुभव हासिल होता है। पातंजलि के भाष्य सूत्रों पर टीका, वेदांत दर्शन पर व्याख्यान और कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग जो इनकी पुस्तकें हैं। और भी इसके अतिरिक्त उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें पुस्तकों के रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे इनकी पहली पुस्तक है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में स्वामी जी ने जो 5 वर्ष की यात्राएं की थी, जो वर्ष 1886 से लेकर के वर्ष 1893 से पूर्व में जो यात्रा वृतांत है, उनमें उनके लेक्चर्स मिलेंगे। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। यह पुस्तक उन्होंने भारतीय युवाओं से संवाद करते हुए और भारतीय जनजीवन को जब इन्होंने निकट से देखा, तो वहां पर जो जनता के सामने तकलीफें थी या कठिनाइयां थी, उनका उसमें विवरण दिया इन्होंने। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। तीसरी जो पुस्तक है वो है इनकी मॉडर्न इंडिया। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक स्रोत, आध्यात्मिक ज्ञान भी 3 पुस्तकों के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसके अलावा भारतीय जो समसामयिक तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, वो क्या क्या चुनौतियां थी और उनका क्या क्या समाधान हो सकता था, ये सभी जो मिलता है वो स्वामी जी की इन पुस्तकों के अंतर्गत मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें स्वामी जी के परिचय और फिर उनकी रचनाओं के अध्ययन करने का हमें व्याख्यान का अवसर मिला। और हम आगे की कक्षा में हम स्वामी जी के राजनीतिक दर्शन और फिर उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और फिर हम उनके निष्कर्ष तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।